गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? सभी एक बार कमेंट करके बताना, क्या हालचाल है जी? गुड मॉर्निंग। अभी ऐसा वो लाइव हो गया, राइट? और पता नहीं एक ऑप्शन और होता है, आज वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि वो भी करना होता है, right? कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज पहली बार ऐसा लाइव कर दिया है। लेकिन जो एक आप और हम आप एक दूसरे को देख पाते हैं, उस पर एक और हमें एक काम और करना होता है, अब वो रह गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइव हो चुका है, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? बहुत देर से यही चीजें देख रहा हूँ कि कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। आज थोड़ा एप्लीकेशन में भी टेक्निकल इशू था, इस वजह से थोड़ा सा रहा चीजें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं चाहूंगा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको कल डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ पूछना है क्या? डायरेक्शन डिस्टेंस में किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, कमेंट करके बताइए। डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ पूछना है तो बता दीजिए, बोलिए, बताइए बताइए। कुछ पूछना है किसी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कल जो मैंने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको उसमें से कुछ पूछना है या फिर टॉपिक पे चले सीधा सीधा? कुछ नहीं पूछना, पक्का? राइट, चलिए। तो आइए हम फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन। ओके जी, ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट करते हैं। राइट सर, उसकी क्वेश्चन अभी अच्छे से आ रही है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? राधे राधे। ठीक है, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार जी। डायरेक्शन डिस्टेंस की एक फाइनल वर्कशीट आपको आज मिल जाएगी। एक तो मैं दे चुका हूँ, एक लास्ट टच और दे दिया जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस की एक और वर्कशीट आपको दे देंगे, ठीक है? एक वर्कशीट आपको लास्ट और हम दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ब्लड रिलेशन। प्यारे दोस्त, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो देखिए सबसे सुलझा हुआ ये टॉपिक है, लेकिन एक और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बच्चा इसी टॉपिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। जबकि आप सब मैं लेकिन मैं तो खैर अपने अब तो खैर जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से संबंधों को बहुत अच्छे से मैंने जाना है, बहुत अच्छे से डीप में जाना है, डेप्थ में एकदम उसको जाना है। अदरवाइज नहीं तो मुझसे ज्यादा कोई कमजोर नहीं होगा संबंधों के बारे में। मैं नहीं बता पाता था, जब घर में कोई रिश्तेदार आते थे तो मैं नहीं बता पाता था। मम्मी मम्मी बार बार मुझे डांटती थी कि अरे ये वो आए तो थे, ये तेरे मौसा जी हैं, ये तेरे वो लगेंगे, ये तेरे वो लगते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है। लेकिन मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता था। राइट, लेकिन अब ये है कि जब से इस चैप्टर को जाना है, जब से इस चैप्टर को पढ़ा है, रिलेशंस में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है। ठीक है सर, क्या जो हिंदी लाता है उनके लिए ऑप्शन हिंदी में आता है या इंग्लिश में? अच्छा, लाता नहीं लेता है, ओके सर। क्या जो हिंदी लेता है उनके लिए ऑप्शन हिंदी में आएंगे? अगर इफ यू चूज हिंदी तो एक्सेप्ट हिंदी, सॉरी एक्सेप्ट इंग्लिश, राइट? अगर इंग्लिश को छोड़ दिया जाए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट को छोड़ दें, तो बाकी सब कुछ आपको प्रॉपर हिंदी में दिखेगा। चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका ऑप्शन हो, सब कुछ हिंदी में दिखेगा। इफ यू चूज इंग्लिश, राइट, तो फिर सारा कुछ इंग्लिश में दिखेगा। लेकिन फिर आपकी बात आपके दिमाग में हो सकती है कि भाई रोहित सर, जो हिंदी सब्जेक्ट है या इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें हम कैसे चयन करें? इसमें शुरू में चयन करना होता है या बाद में? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इसमें? जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले ऐसे दिखाई देगा आपको कि भाई रीजनिंग आ गया, ठीक है, इंग्लिश आ गया, फिर आपका हिंदी आ गया, फिर क्वांट आ गया, ठीक है, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर जी आ गया, लाइक इस तरह से। पहले अगर हम 2023 तक की बात करें, 23 तक आपका कोई कोई किसी भी तरह का सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, कंपोजिट टाइम होता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी दी गई है, यानी कि हर एक सेक्शन में आपको टाइमिंग दी गई होगी। अब जैसे आपको इस तरह से दिखेंगे आपको, तो पहला सेक्शन खुलेगा। पहले क्या होता था, 2023 तक हम किसी भी सेक्शन पे जंप कर जाते थे। मैं रीजनिंग नहीं करना चाहता, मैं तो पहले सबसे पहले जीए करना चाहता हूं, तो मैं जंप कर जाता था जीए। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो जो भी सेक्शन सबसे पहले खुलेगा तो उसके लिए जो भी टाइम अलॉट होगा ना, जो भी टाइम अलॉट होगा उतने टाइम उसको करना होगा आपको। जैसे सबसे पहले मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि रीजनिंग खुला, तो जो टाइम लिमिट रीजनिंग के लिए दी जाएगी वो टाइम लिमिट में आपको रीजनिंग करनी होगी। इंग्लिश हिंदी में आपको चॉइस मिलेगी। इंग्लिश हिंदी में आपको चॉइस मिलेगी, आप जंप कर सकते हैं इंग्लिश पे या हिंदी पे। इंग्लिश या हिंदी पे आप जंप कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, राइट? जो भी सेक्शन करना है आपको उस सेक्शन को पूरा कर लेना, राइट? क्वांट, फिर उसके बाद क्वांट, फिर कंप्यूटर, फिर जीए, जो जो इनमें समय दिया गया उस समय के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सर अगर हिंदी सब्जेक्ट लेंगे तो बाकी 4 सब्जेक्ट के मोड और क्वेश्चन। देखिए अगर आप ऐसा होता है तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है। 2 तरीके से चूज करने को आता है। एक तो होता है कि आपको सब्जेक्ट और एक आपको लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अगर आपको चाहिए हिंदी या इंग्लिश तो वो चूज कर लीजिए। सब्जेक्ट आपको हिंदी इंग्लिश, तो उन दोनों में अंतर होगा ना। लैंग्वेज कहेगा तो फिर कंप्यूटर की, जीए की, क्वांट की लैंग्वेज जो भी रखोगे वो लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में आएगा, राइट? अगर वैसा करोगे तो वैसा नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। आरआरबी में शायद आपको एक ही उसमें दे रखा होता है, हिंदी और इंग्लिश एक ही पेज में, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई लोचा है ही नहीं किसी तरह का। ओके, चलिए, राइट? बात यह कि सब्जेक्ट का रहेगा थोड़ा सा। आइए टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, अभी सीधा सीधा टॉपिक पे जंप करेंगे। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये टॉपिक आप सभी के लिए है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर आरआरबी का फॉर्म अदर स्टेट से भर सकते हैं। जन कितनी वीडियो बना दी होंगी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और भी अंकित सर ने भी वीडियोस बनाई हुई हैं, राइट? लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ सकता। तुम्हारे घर में आके बताएं तब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें समझ में आए वो बात। ठीक है, अरे तो पेमेंट तो करना पड़ेगा तभी तो डाउट ग्रुप में जाओगे। और क्यों बोलेगा पेमेंट के लिए भी? अगर तुम अभिषेक अभी तुम डाउट ग्रुप में मुझसे अगर कमेंट कर पा रहे हो तो सीधी सी बात है, तुमने कोर्स परचेस कर लिया है, तो टेलीग्राम तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध, सबको अपने रिलेशंस के बारे में सबको पता होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको पता है कि जनरेशन हमारी, हमसे पहले भी हमसे जनरेशन आ चुकी है, हमारे बाद भी जनरेशन आएंगी। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मेरे से पहले जनरेशन कौन सी थी? मेरे पिताजी। आपसे अगर मैं पूछने लगूं कि हमारे से पहले जनरेशन कौन है, तो आपके फादर साहब, मदर, राइट? और आपकी जो है अगर मैरिड है तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, राइट? आपका अंकल यानी आपके फादर के भाई, राइट? आपके आंट, फादर की बहन, बुआ, राइट? और आपका जो है अंकल, आपकी मम्मी की तरफ को भी अंकल ही कहते हैं।
इस चैप्टर में सबसे खास बात पता है क्या है? इस चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी बच्चा इसको इंग्लिश में पढ़ेगा ना, उसके लिए फायदेमंद होगा। आपने कहा कैसे? जैसे अंकल है, तो अंकल को हम क्या क्या कह सकते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। जैसे चाचा, ताऊ, राइट, और फूफा, मौसा, मामा, ये सब हम अंकल को कह सकते हैं। यानी कि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉपर डिटेल में बताना पड़ेगा कि कौन लगेगा ये, लेकिन इंग्लिश के लिए सिर्फ एक शब्द है अंकल। सिमिलरली वैसे ही आंट, चाची, ताई, बुआ, मौसी, मामी, ये सब क्या होंगी? ये सब हमारी आंट होंगी। ये सब क्या होंगी? आंट होंगी। बेटा सारी वर्कशीट ऐप में डली हुई है अदिति, ओके, समझे कि नहीं? चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जनरेशन से ही बात करेंगे। मान लीजिए हमारी जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन है, तो हमारी जनरेशन में अगर हम बात की जाए, हमारी जनरेशन में अगर बात की जाए, तो भाई मैं अपने आप को एज्यूम करता हूं, ये मैं अपने आप को एज्यूम कर ले रहा हूं, माई सेल्फ, ओके, ये मैं अपने आप को एज्यूम कर ले रहा हूं। बात समझे कि नहीं? समझे या नहीं समझे? ये मेरी जनरेशन के बारे में बात हो रही है, ये मेरी जनरेशन के बारे में, राइट। मेरी जनरेशन में मैं अपने आप को एज्यूम कर ले रहा हूं, कोई लड़की है तो अपने आप को लिख लेगी। मान लीजिए मेरी जनरेशन में कौन कौन हो सकता है, तो कहेंगे मेरा भाई, ब्रदर, मेरी बहन, सिस्टर, राइट, मेरे कजिन। कजिन कौन होते हैं भाई? कजिन्स कौन होते हैं? कजिन में जेंडर वाला बात नहीं होता, राइट। आप अपने चाचा के लड़के को भी कजिन कहते हैं, चाचा की लड़की को भी कजिन कहते हैं, ये मेरी कजिन है, ये मेरा कजिन है, राइट। हाँ, थोड़ा सा और अगर जेंडर वाइज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कजिन ब्रदर है मेरा, कजिन सिस्टर है, राइट, कजिन सिस्टर है, ओके। तो कजिन वही होते हैं कि मामा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, मौसा का लड़का, राइट, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, दे आर कजिन। लड़का या लड़की दोनों के लिए हम कजिन ही यूज करते हैं, राइट, दोनों के लिए कजिन ही यूज करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए और कौन आ सकता है? और आपका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आप कहेंगे ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ब्रदर इन लॉ का मतलब देखिए बच्चों दो तरह से होता है। ब्रदर इन लॉ हिंदी में जीजा, साला, राइट, और देवर, इन तीनों के लिए हम ब्रदर इन लॉ ही यूज करते हैं। यानी कि इंग्लिश में एक शब्द है और हिंदी में इनके तीनों आपके सेम होंगे, जीजा हो, साला हो, देवर हो, बात की, राइट। इनकी इंग्लिश में एक ही वर्ड है ब्रदर इन लॉ, लेकिन हिंदी में आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि जीजा है या साला है या आपका देवर है, ठीक है। देवर कब होता है? देवर ये होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ का, राइट, जैसे जो मेरा भाई है ना, तो मेरी वाइफ मेरे भाई को क्या बोलेगी? देवर कहेगी, कहेगी नहीं कहेगी? मेरी बहन का जो हस्बैंड है वो मुझे क्या कहेगा? मैं उसको क्या बोलूंगा? जीजा कहूंगा। मेरी बहन का हस्बैंड जो है वो मेरा कौन होगा? जीजा, राइट। और मेरी बहन का हस्बैंड, ठीक है, क्लियर है बात? राइट, क्लियर बात सभी को या नहीं? ओके, बात क्लियर है? अरे बोलने से पहले चुप भी हो जाएगा, मतलब कुछ भी बोलना है तुम्हें, कुछ भी बोलना है, थोड़ा तो कम से कम अपने क्या बोलते हैं, थोड़ा तो यार कम से कम संस्कार दिखाया करो यार, कुछ भी कुछ भी। अरे कोई मतलब कोई अगर कोई बात है, कोई है सामने, तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई। कोई सामने से आया तो उसको नहीं भाग जाए यहाँ से भाई, नहीं हट जाए यहाँ से। अरे कोई आया तो उसको रिप्लाई देना बनता है। मान लिया अब तुम पढ़ रहे हो, अचानक से तुम्हारे फादर साहब कहने लगे बेटा ये तुमने वो जो कहा तुम कहते फादर साहब जाइए, कोई भी एक्स वाई जेड आपका भाई आ जाए कि भैया मेरी सामान देना, नहीं हट तू मुझे पढ़ने दे, ऐसा होता है क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज किया करें यार, मतलब कुछ भी बोलना होता है, हद करते हैं सच में, मतलब समझ में लगता है कि हाँ आपकी बिल्कुल सिर्फ सेल्फिशनेस अंदर कूट कूट के घुसी हुई है। अब ये बच्चे बेचारे जो सही होंगे वो बेचारे फिर कहेंगे रोहित सर आप यार क्यों ऐसा लगता है हमें भी बोल रहे हैं आप। ब्रदर इन लॉ समझ आया? सिस्टर इन लॉ की बात करें, अरे सिलेबस की जिम्मेदारी हमने ली है, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमने ली है। इवन तो मैंने कहा है कि रीजनिंग में मैं आपको गारंटी देता हूं कि रीजनिंग में आरआरबी में ना, चाहे क्लर्क हो चाहे पी हो, अगर तुम मेरे को लगातार फॉलो करते रहे ना, चाहे वो पी हो या क्लर्क, मैं वादा कर रहा हूं प्री में 40 आउट ऑफ 40 दिलवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। मेंस में अगर मैं बात करूं तो मेंस में 40 में से क्लर्क में आप आराम से जो है 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा वो, 50 मार्क्स का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मैं आपको गारंटी देता हूं क्लर्क में आपको 40 दिला देंगे, राइट। अगर पीओ की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मेरा वादा है कि आप आराम से बहुत प्यार से 30 प्लस ले आओगे, बहुत आराम से लाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं कैसे लेके चलूं, चलते रहिए चुपचाप बस, उसमें इफ बट चूचा कुछ मत किया करिए, ठीक है। सिस्टर इन लॉ यानी कि आपकी जनरेशन में सिस्टर इन लॉ, अब देखो सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं हिंदी में? सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं? भाभी भी कहते हैं, साली भी कहते हैं, राइट, साली भी कहते हैं, और देवरानी भी, देवरानी भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं भी, राइट, ये कह सकते हैं भाभी, साली, देवरानी, ये सब क्या है? ये क्या सब क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ को कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में एक शब्द और हिंदी में इसके अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, भाभी, साली, देवरानी, लेकिन इनके लिए एक वर्ड है सिस्टर इन लॉ। इनके लिए एक वर्ड क्या है? इनके लिए एक वर्ड बना है, क्या बना है? सिस्टर इन लॉ बना है, ओके। चलिए और कौन आ सकता है आपकी जनरेशन में? वाइफ आ सकती है, लेकिन अगर कोई लड़की यहाँ पे कह रही है, अगर कोई गर्ल है, गर्ल ने यहाँ पे लिखा है कि माई सेल्फ, तो लड़की यहाँ पे वाइफ की जगह पे क्या लिखेगी? वो कहेगी मेरा हस्बैंड है, ठीक है। अगर कोई गर्ल है, जैसे मैं हूं, मैं बॉय हूं, तो बॉय क्या कहेगा? मेरी वाइफ, और कोई गर्ल लिखेगी माई सेल्फ तो वो क्या लिखेगी? वो यहाँ पे हस्बैंड लिखेगी, राइट, हस्बैंड लिखेगी, ओके। चलिए हाँ, जेठानी भी कह सकते हैं, एक्जैक्टली, देवरानी, जेठानी, हाँ, ननद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सही बताया आपने, जो मेरे से स्किप हो रहा था, ननद हो गया, एक्जैक्टली, जेठानी भी बोल देते हैं, राइट, जेठानी भी बोल देते हैं। चलिए ओके, और कौन हो सकता है अभी?
और कौन हो सकता है इसमें आपकी जनरेशन में, दिमाग लगाइए, और कोई भी हो सकता है क्या, सोचिए आपकी जनरेशन में। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, और कोई है क्या इसमें? नहीं बेटा, भांजा आपकी जनरेशन में कैसे आ जाएगा? हाँ भाई, एक बार कॉमन सेंस वाली बात बताओ यार, भांजा आपकी जनरेशन में आएगा क्या? भांजा आपकी जनरेशन में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं आपसे पहले की जनरेशन में, आपसे पहले की जनरेशन में, तो आप कहेंगे मेरे से पहले जनरेशन में मेरे फादर साहब, मेरी माता जी, ठीक है, मेरे अंकल, मेरे आंट, ठीक है, और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ, राइट, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, लाइक इस तरह से। और कोई हो सकता है क्या इस जनरेशन में? और कोई हो सकता है क्या? फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? बेटा नहीं, ब्लड रिलेशन में फ्रेंड नहीं आता है, वो उससे भी ऊपर होता है ठीक है, वो ब्लड रिलेशन से भी ऊपर ही होता है फ्रेंड, है ना, राइट, तो इसलिए उसको हमने इसमें नहीं रखा है, ठीक है, फ्रेंड को ही नहीं, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा है कहीं। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे ऊपर की जनरेशन में, से भी पहले की जनरेशन में, तो आप कहेंगे ग्रांडफादर, ओके, ग्रांड मदर। अब आपको ये पता है कि रोहित सर दादा दादी, लेकिन रोहित सर नाना नानी को कैसे करें? नाना नानी, तो नाना नानी ऑल्सो अ ग्रांडफादर ग्रांड मदर, नाना नानी जो है ऑल्सो ग्रांडफादर, लेकिन फिर रोहित सर कैसे पता चले उनका? तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारे फादर की तरफ के रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल, जो हमारे फादर की तरफ के रिलेशन होंगे पैतृक, ठीक है, पैटर्नल मतलब पैतृक, जो मेरे फादर की तरफ के जो भी संबंधी होंगे, जो भी मेरे फादर से रिलेटेड होंगे, जो भी रिलेशन होंगे, वो हमारे क्या होंगे? पैटर्नल होंगे, याद रखिएगा। और जो हमारी मदर की तरफ के रिलेशन होंगे उनको क्या बोलेंगे? हम उनको मैटरनल बोलेंगे, मैटरनल बोलेंगे, मदर, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? मदर बोलेंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? मदर बोलेंगे। मदर की तरफ के रिलेशन, सॉरी, मदर की तरफ के रिलेशन को मैटरनल और फादर की तरफ के रिलेशन को पैटर्नल। मदर की तरफ के रिलेशन आपके जो है मैटरनल होंगे और फादर की तरफ के रिलेशन आपके पैटर्नल होंगे, राइट, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलिए बेटा तू मत सिखा, अगर जाना है तुरंत क्लास से चला जा। कोई भी बच्चा, मैं फिर बता रहा हूं, मुझे किसी का कमेंट ये नहीं दिखना चाहिए कि आज ये करा दीजिए, आज वो करा दीजिए। मुझे तुम्हारे ज्ञान की लिटरली बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मुझे ज्ञान चाहिए नहीं, राइट, मुझे ज्ञान ही पसंद ही नहीं। यहाँ पे अगर आप सीखने आए तो सीखने के उद्देश्य से यहाँ बैठिए, मुझे यहाँ पे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं सुनना आपका कि आप ऐसे कराइए, आप वैसे करा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए वो सब, बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। कहते हैं कि थोड़ा प्यार कर दीजिए तो सर पे चढ़ जाता है, तो वो तुम्हारा हिसाब किताब है। थोड़ा सा दो बात प्यार की कर लो आपसे, सर पे चढ़ के ऊपर से जो है घूसे घूसे मारोगे सर में हमारे। चलिए अगर मैं इससे ऊपर की जनरेशन की बात करूं, यानी इससे भी ऊपर की जनरेशन, तो हाँ, ग्रेट ग्रांडफादर, ठीक है, ग्रेट ग्रांड मदर, यानी कि परदादा परदादी, परदादा परदादी, ग्रेट ग्रांडफादर ग्रेट ग्रांड मदर। अगर मैं बात करूं इससे भी नीचे की जनरेशन की, यानी कि अगर आप यहां पर है और आपसे नीचे की जनरेशन में कौन हो सकता है? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी बेटी, ये हो सकते हैं, राइट, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपकी डॉटर इन लॉ, और कौन हो सकते हैं? नेफ्यू, नीस, राइट, ये हो सकते हैं। यानी कि आपकी जनरेशन के नीचे, आप ध्यान रखना, ये जो मैंने माने हैं ना सारे, ये जो सारे रिलेशन माने हैं, ये मैंने अपने रिस्पेक्ट में मानकर, यानी मैंने अपने को ध्यान में रखते हुए माने सारा का सारा रिलेशन, यानी मैंने अपने आप को मान लिया। तो मेरे कौन कौन हो सकता है? मेरी जनरेशन में कौन कौन हो सकते हैं? मेरे नीचे, मेरी जनरेशन के नीचे मेरा कौन कौन हो सकता है? तो मेरा बेटा हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरा दामाद हो सकता है, मेरी बहू हो सकती है, मेरे नेफ्यू हो सकते हैं। नेफ्यू मतलब याद रखिएगा, नेफ्यू इंग्लिश में नेफ्यू एक शब्द है, लेकिन हिंदी में उसके दो अर्थ है, भतीजा और भांजा, ठीक है, भतीजा यानी कि मेरे भाई का बेटा, भांजा यानी कि मेरी बहन का बेटा, राइट। सिमिलरली नीस के भी दो शब्द हैं, भांजा और सॉरी भांजी और भतीजी, मेरे भाई की बेटी भतीजी, मेरी बहन की बेटी भांजी, राइट, क्लियर बात सभी का? नहीं तो वैसे ही सेम। अब आप ये बताइए, क्या आपकी इस जनरेशन में कोई और हो सकता है क्या? इस जनरेशन में कौन हो सकता है बताइए जरा, इस जनरेशन में और कौन हो सकता है ये बताइएगा, ठीक है, इस जनरेशन में कितने हो सकते हैं? बेटा ब्लड रिलेशन में प्री में, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, प्री में 3 ही क्वेश्चन आते हैं और 3 ही मार्क्स के आते हैं। सिमिलरली अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में भी 3 ही क्वेश्चन आते हैं और 3 ही मार्क्स का आता है, ठीक है, दोनों का वेटेज प्री और मेंस में सेम है, दोनों का प्री और मेंस में दोनों का जो वेटेज है वो सेम है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे, तो ये बात क्लियर, ये जनरेशन वाला चार्ट आपको क्लियर है? प्यारे दोस्त याद रखना, हम ब्लड रिलेशन को सदैव इससे ब्लड ट्री से बनाएंगे, ब्लड ट्री की मदद से बनाएंगे। ब्लड ट्री मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हैं ये, तो आपके कौन हो सकते हैं? आपके पिताजी, आपकी माताजी, राइट, आपके चाचा ताऊ, आपकी बुआ, यानी आपके पिताजी की तरफ के रिलेशन चाचा ताऊ बुआ हो सकते हैं, आपकी मदर की तरफ के रिलेशन मामा हो सकते हैं, मौसी हो सकती है, या मामा की पत्नी मामी हो सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्लियर बात? आपकी अगर मैरिड है तो आपकी शादी हो गई तो आपकी वाइफ, अगर मैं मेल हूं तो मेरी वाइफ, राइट, और यहाँ पे मेरा भाई हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, राइट, इनकी इसकी वाइफ हो सकती है, इसका हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, ये मेरी जनरेशन की बात है। अब आप कहेंगे सर इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको इन साइन को? तो प्यारे दोस्त यहाँ पर एक बार जरा देख लेना, रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा देख लेना, रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा देख लेना इसमें, राइट। रिप्रेजेंटेशन क्या है? अगर मैं कहीं प्लस यूज कर रहा हूं तो रिमेंबर दैट कि वो फॉर मेल है, अगर माइनस यूज कर रहा हूं तो फॉर फीमेल है, ठीक है, फीमेल के लिए यूज कर रहा हूं। अगर मैं इक्वल यूज कर रहा हूं तो इक्वल का मतलब यह है कि मैरिड कपल है ये, ठीक है बच्चों, क्या है भाई? मैरिड कपल है, वो मैरिड कपल है। अगर मैंने कोई वर्टिकल लाइन खींची है तो समझ जाना कि वो एक जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप, या तो आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, यानी कि वो जनरेशन हो सकता है,
राइट, क्लियर है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होगा, सदैव याद रखना, सेम जनरेशन में हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है, अगर इस तरह से कोई लाइन दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये आपकी जनरेशन में है तो इसलिए लाइन यूज हुई है। ये लाइन क्यों यूज हुई है कि जनरेशन गैप है, ये आपसे बड़े हैं और ये इसके रेस्पेक्ट में आप छोटे हैं, ठीक है, क्लियर बात, सेम जनरेशन की बात होगी। ओके, चलिए, ये रिप्रेजेंटेशन आपको जरूर ध्यान रखनी है, रिप्रेजेंटेशन जरूर ध्यान रखनी है। देखो कि ब्लड ट्री का रूप पूरा नहीं हो रहा, आपके बच्चे हैं तो भी आपके बच्चे हो जाएंगे, तो बेटा बेटी, ठीक है, इनकी शादी होगी तो बहू आपकी, दामाद, राइट, अगर आपकी बेटी का पति तो दामाद, सेम वैसे ही आपके भाई का बच्चा बेटा या बेटी, वैसे सेम आपकी बहन का बेटा या बेटी, लाइक इस तरह से। तो एक तरह से क्या रूप ले लिया इसने, एक तरह से ये एक ब्लड ट्री का रूप ले लिया है इसने। जैसे पेड़ पे देखा है ना, शाखाएं फैलती रहती है, फैलती रहती है, फैलती रहती है, फैलती रहती है, वैसे ही सेम जो है, वैसे ही सेम इनका भी अंत नहीं है, ये जनरेशन चलती आ रही है, ठीक है, राइट। आपसे पहले आपके पिताजी, पिताजी से पहले आपके दादाजी, दादाजी से पहले परदादा, परदादा से पहले और होंगे, फिर उससे भी होंगे, फिर उससे भी होंगे, तो ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक आपका इस तरह से चलता रहा है। जैसे मैं सिर्फ अपने दादाजी तक पता है मुझे, मुझे नहीं पता मेरे परदादा कौन थे, राइट, मेरे परदादा कौन थे नहीं पता मुझे, राइट, ना ही मैंने कभी अपने फादर साहब से मेरा जिक्र नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को पता होता है। जैसे मेरे ताऊ जी के जो लड़के हैं, राइट, उनकी उम्र आई थिंक 40 साल के हैं, तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने हमारे दादाजी देखे थे, तो उनके लिए कौन हो गए, परदादा हो गए, राइट, उनके लिए कौन हुए, वो परदादा हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर है सभी को, राइट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसमें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें सिर्फ दो ही टाइप आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सिर्फ दो ही टाइप, एक तो पैराग्राफ बेस्ड, राइट, और एक आपका जो है कोडेड टाइप आपका जो है, यही दो मेजर आपके टाइप इसमें बनते हैं, राइट। इसमें याद रखना, एक एसएससी रेलवे में पॉइंटिंग टाइप आता है, लेकिन वो बैंक में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। इशारे करते हो, जैसे कि राम की तरफ इशारा करते हुए श्याम ने क्या कहा, कि वो उसके बेटे के बेटी के बेटा का है, लाइक इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एसएससी रेलवे में आते हैं, इसमें नहीं आते, बैंक में नहीं आते, ठीक है, याद रखना। कभी कंफ्यूजन हो फिर आप मुझसे बाद में कहें सर आपने तो पॉइंटिंग टाइप नहीं करा, अरे उन टीचर ने कराया तो वो बहुत अच्छे, ताली बजा दो हम, तो भाई ध्यान रखना, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं। अगर आपको करना है ना, तो मेरी रोजगार के यूट्यूब चैनल पे मैंने एसएससी फाउंडेशन बैच में प्रॉपर ब्लड रिलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग टाइप अच्छे से कराया, देख लेना आप, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पैराग्राफ सिर्फ बैंक में सिर्फ यही दो टाइप होंगे मेजर, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखिएगा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, क्या रिमेंबर रखना है आपको, क्या याद रखना है कि डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है। फर्स्ट थिंग इज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना होगा, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है, राइट, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर आपने एज्यूम किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आपने कुछ भी एज्यूम किया तो फिर गड़बड़ होगी, ध्यान रखिएगा, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ नेम डू नॉट डिसाइड हिज या हर जेंडर, लाइक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जैसे राम है या फिर श्यामा है, राइट, अकॉर्डिंग टू नेम वी कैन से जैसे राम है ना, तो आप कहेंगे राम तो यार लड़कों का नाम होता है, तो आप ये कह दोगे कि भाई आप जो है, राइट, आप ये कह दोगे कि भाई ये तो मेल का नाम है, राइट, ये तो मेल का नाम है, ओके, ये तो मेल का नाम है। चलिए, श्यामा आपको हो सकता है यार ये तो फीमेल का सा लग रहा है, तो ये आपको जो लगने वाला मामला है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है, राइट। एज्यूम मतलब क्या होता है, प्लीज टेल मी सर, देखो इंग्लिश में लिख रहा है प्लीज टेल मी सर, लेकिन एज्यूम का मतलब नहीं कर रहा, यानी कि एज्यूम का मतलब है कोई भी आप किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगाएंगे, राइट, किसी भी तरह का कोई अनुमान, क्योंकि आप लोग अनुमान बहुत लगाते हैं ना, आप लोग अनुमान लगाने में तो राजा है एकदम, तो बस उससे थोड़ा सा बचिएगा, कि भाई अनुमान मत लगाइएगा, ठीक है, राइट, ध्यान रखेंगे, ओके। बाकी ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये तो याद रखिए, दो सेंटेंस को अगर एंड या बट से जोड़ा जाएगा, दो वाक्यों को एंड या बट से जोड़ा जा रहा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, राइट। अगर दो वाक्यों को हु, विच या हुज से जोड़ा जा रहा है तो दे विल यूजिंग फॉर सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, फिर उस केस में सेकंड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो भी दिया है उसी के आधार पे कुछ भी अपने आप से आपको अज्यूम नहीं करना है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ भी अज्यूम नहीं करना अपने आप से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए तो फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं भाई। इस प्रश्न को देखिएगा, जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे फॉलो करना है, जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। आपसे कहा है कि देयर आर 8 मेंबर्स, यानी कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं, राइट, इनके नाम आपको दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू विद द 3 जनरेशंस, एस इज मदर ऑफ वी, एस जो है वो मदर है वी की, डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, अब इसकी क्लैरिटी कैसे होगी भाई, डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, ठीक है। कभी कभी कई मायनों में क्या होता है कि जैसे हिंदी में आपको वैसे तो क्लियरिटी रहेगी कि हिंदी में आपको क्लियर दे रखा होगा कि भतीजी या भांजी है, भतीजी या भांजी, ठीक है, भतीजी या भांजी, राइट। तो यानी कि आपसे क्या कहा, आपसे कह रहे डब्ल्यू इज द नीस, नीस का मतलब क्या होता है, यानी कि डब्ल्यू के जो पेरेंट्स है ना, राइट, उनका भाई या बहन आर होगा, तो यानी आर के भाई या बहन की बेटी तभी तो वही कहलाएगी नीस, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या कहलाएगी नीस, यानी आर के भाई या बहन की बेटी क्या कहलाती है, नीस कहलाती है, राइट, क्लियर बात। पी इज द फादर ऑफ टी, मैंने अलग से बना लिया, पी जो है पी फादर है टी का। क्यू हैज ओनली 2 मैरिड सन्स, क्यू के केवल 2 मैरिड सन है, 2 मैरिड सन यानी कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। वी इज द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, वी जो है ग्रैंड सन ऑफ क्यू है, यानी एस की जिसके साथ शादी हुई है उसके पेरेंट क्यू, वी इज द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, यानी क्योंकि क्यू के दोनों बेटे जो है मैरिड है, तो बेटे क्यू का जो बेटा है उसकी शादी एस के साथ हुई होगी,
राइट, ठीक है। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, यानी आर का कोई भाई या बहन जिसकी शादी यू के साथ हुई है, तो यू क्या है, यू सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, यू क्या है, सिस्टर इन लॉ है। आर हु इज द फादर ऑफ वी, आर जो है फादर है वी का, और आर का कोई भाई या बहन जिसकी शादी यू के साथ हुई है, तो आर का डेफिनेटली भाई होगा, आर का कोई भाई होगा जिसकी शादी यू के साथ, तो इनका बच्चा कौन है, डब्लू। तो देखो डब्लू क्या हो गई, डब्लू आपकी नीस हो गई, किसकी नीस हो गई, आर के भाई की बेटी, आर के भाई की बेटी डब्लू क्या हो गई, नीस हो गई। देयर इज नो सिंगल पेरेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने है। देयर इज नो सिंगल, यानी परिवार में कोई एकल अभिभावक, एकल सिंगल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं हूं, मान लीजिए अगर मैं शादीशुदा हूं, अगर मैं मैरिड हूं और मेरा कोई बच्चा है, तो हम दोनों पति पत्नी होने चाहिए, राइट, दोनों मेल फीमेल अगर है, अगर मेरा कोई बेटा या बेटी है तो मेरे दोनों के जो है दोनों हम जिंदे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इकलौता अकेला मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा है बेटी है, या मेरी वाइफ नहीं कहेगी कि मेरा बेटा है बेटी है, दोनों अगर होंगे तभी वो कह सकते हैं मेरा बेटा है बेटी। किस सिचुएशन में, अगर आपको ये लाइन दी गई होगी, देयर इज नो सिंगल पेरेंट, यानी कि कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं होगा, होंगे तो दोनों होंगे, होंगे तो दोनों होंगे, कोई सिंगल पेरेंट नहीं होगा। सिंगल पेरेंट यानी कि फादर या मदर, अकेला नहीं होगा, होगा तो फादर मदर दोनों ही होंगे। तो आपने देखा कि क्यू का तो बेटा है, तो क्यू का भी किसी के साथ शादी हुई होगी, अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब देखो पी, पी फादर है टी का, पी जो है पी इज द फादर ऑफ टी, तो वी कैन से कि पी इज द फादर ऑफ टी, यहां पे यही फिट हो सकता है, यहां पर तो यही फिट हो सकता है, पी की शादी क्यू के साथ पी मेल है, तो क्यू शुड बी फीमेल। ये इस तरह से डन हो गया, 2 और 4 6 2 8, इस तरह से हमने डन कर दिया, राइट, क्लियर है बात सभी को। चलिए बाकी इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो सर भी आ चुके हैं तो उनकी क्लास का समय है, आज के लिए फिर एक बार दोबारा समझा देंगे। क्वेश्चन बहुत है, बस ये है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप सब का ध्यान सिर्फ इस बात पे रहता है कि मैं इसको दोबारा कब कैसे समझूं क्वेश्चन को। अगर आप इस चीज पे ध्यान लगा लें कि मैं इस क्वेश्चन को ही समझ के रहूंगा एक बार में, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि मुझे और भी मौके मिल सकते हैं, मैं दोबारा की भी गुजारिश कर सकता हूं, 4 बार की भी गुजारिश कर सकता हूं, तो वो जहन में जब एक चीज वो फिट हो जाती है कि मैं तो इस चीज को दोबारा भी समझ सकता हूं टीचर से, तो फिर वो पहली बार में समझने का जो है कहीं ना कहीं मौका हाथ से निकलता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यू का जेंडर कैसे पता लगा, देखिए हाँ एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कल बताऊंगा, फिर इस बात को, इस चर्चा को कल करेंगे, जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, यहाँ पे याद रखना, मैरिड कपल के केस में, मैरिड मतलब शादीशुदा जोड़े के केस में बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक का जेंडर डिफाइन है, मतलब मैं कहता हूं ए की शादी बी के साथ हुई है, अगर ए का जेंडर डिफाइन है यानी ए मेल है, तो ये स्वाभाविक है कि निश्चित है कि भाई मेल की शादी फीमेल के साथ हुई है, क्योंकि हमारे ब्लड रिलेशन में भी तीसरे जेंडर को भी अनुमति नहीं मिली है। अभी सिर्फ ब्लड इस चैप्टर में अभी तक ये अभी लागू नहीं हुआ है कि मेल की मेल के साथ फीमेल की फीमेल के साथ, अभी सिर्फ यही है कि मेल की शादी फीमेल के साथ ही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, मैरिड कपल के केस में अगर एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का ऑटोमेटिक, अगर एक का जेंडर पता है मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, अगर इसका पता है फीमेल है तो दूसरा वाला मेल होगा। मैरिड कपल के केस में वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय।